यूपी में जारी मतदान के बीच महाराष्ट्र में मची राजनीतिक खींचतान की खबर, जहां आज प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक मंत्री को गिरफ्तार कर राजनीतिक संग्राम छेड़ दिया। बड़ी खबर इस वक्त यही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अदालत में ईडी और नवाब मलिक के बीच बहस चल रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की रिमांड नवाब मलिक की मांगी है, तो शरद पवार ने मामले को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुला ली। अब से कुछ ही देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शरद पवार, जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इस बीच बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग भी जोर शोर से कर दी है। शरद पवार के घर पर एनसीपी के नेताओं की और महाराष्ट्र के मंत्रियों की बैठक चल रही है, लेकिन बस अब से कुछ ही देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आएंगे। ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर बात की। अखिलेश यादव पहले ही इसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताकर बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। तो अदालत में इस समय दोनों पक्षों के बीच दलील चल रही है और अब तक की बहस में दोनों तरफ से क्या कहा गया, आइए हम आपको बताते हैं। अंडरवर्ल्ड और नवाब मलिक के बीच संबंध है, ये अनिल सिंह ईडी के वकील ने कहा। हसीना पारकर के साथ मिलकर इन्होंने संपत्ति बनाई है, सीधे मामले को ईडी उलझा रही है। नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा दाऊद की बहन हसीना के साथ कारोबारी संबंध हैं। ईडी का आरोप 1999 का केस जब पीएमएलए में भी नहीं था। मलिक ने हसीना पारकर को 55 लाख रुपए कैश दिए, पंचनामे में कोई रिकवरी की बात नहीं हुई है, ये वकील ने कहा। दोनों तरफ से बात हो रही है। कौड़ियों के दाम जमीन खरीदी गई है, एक्शन में 20 साल की देरी का कारण बताया। असली मालिक को पैसा नहीं दिया गया, प्रॉपर्टी के मामले को अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया गया, ये नवाब मलिक के वकील कह रहे हैं। अंडरवर्ल्ड और नवाब मलिक के बीच संबंध है, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। आइए हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। साहिल जोशी, मनीष पांडे हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? एक तरफ राज्य और केंद्र की लड़ाई में यह तब्दील हो गया और दूसरी तरफ कितनी बुरी तरह से फंस गए हैं नवाब मलिक कानूनी तौर पर। देखिए, एक तरफ तो राजनीतिक लड़ाई जारी है। आपने देखा कि सुप्रिया सुले से लेकर सब लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब तक सिर्फ चंद्रकांत पाटिल ने बात की है। देवेंद्र फडणवीस बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर भी इस बात को लेकर काफी लड़ाई चल रही है। कोर्ट में हमने देखा कि नवाब मलिक के वकील सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह रिमांड कॉपी लिखी गई है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है नवाब मलिक की गिरफ्तारी। ये बात उनके वकील कह रहे हैं। हालांकि अभी तक कोर्ट ने इस बारे में फैसला नहीं सुना है कि क्या 14 दिन की रिमांड जो मांग की जा रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, क्या वो दी जाए कि नहीं दी जाए। अनिल सिंह जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, और नवाब मलिक की तरफ से उनके वकीलों का यह कहना है कि जो मामला बताया जा रहा है उस तरीके का मामला है नहीं। टेरर फंडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हेडलाइंस बनाने की कोशिश की जा रही है, यह भी आरोप उनके वकीलों ने लगाया हुआ है। और दूसरी तरफ से ईडी का यह कहना है कि नवाब मलिक इस पूरे मामले में शामिल थे। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के दबाव डालकर ये जमीन खरीदी। 300 करोड़ उनका कहना है कि इस जमीन की का दाम था। हालांकि नवाब मलिक के वकीलों का कहना है कि ये मामला पुराना है। 2005 में इस जमीन की कीमत क्या होगी ये अदालत समझ सकती है। 300 करोड़ ये आज के दाम हो सकते हैं। इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला लंबा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, हम कह सकते हैं। ठीक है साहिल। मनीष, महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री, एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र और केंद्र की बीजेपी सरकार की लड़ाई, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या ईडी ने कार्रवाई की होगी, पुख्ता केस बनाया होगा, और इसमें नवाब मलिक कितनी बुरी तरह से घिर गए? जी देखिए सईद, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जो महाराष्ट्र सरकार है वो लगातार आरोप लगा रही है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया है। और खासकर के अभी जो ताजा मामला है नवाब मलिक की गिरफ्तारी, उसमें उन्होंने आरोप लगाया हुआ है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि राजनीतिक साजिश के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये राजनीतिक मामला हो गया। कानूनी अगर मामले की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय साफ तौर पे उनके अधिकारियों का यह कहना है कि इस मामले की जांच वो कर रहे थे। मामले को उन्होंने पहले दर्ज नहीं किया था। दरअसल ये मामला एनआईए का था और एनआईए से उन्होंने केस को अपने पास लिया, मामले की जांच की, 10 जगह पर छापेमारी की। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया गया। कई और लोग इस मामले में उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद जब नवाब मलिक का नाम सामने आया तो वो तमाम दस्तावेज मंगाए गए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि पैसे का लेन देन कैसे
हुआ और सारे सबूत पुख्ता करने के बाद उन्होंने नवाब मलिक की गिरफ्तारी की और फिलहाल के लिए उन्होंने 14 दिन की रिमांड मांगी है। मुनीश, आप नजर बनाए रखिए। मुनीश पांडे, साहिल जोशी, हमारे दोनों संवाददाता, बहुत धन्यवाद आपका। तो नवाब मलिक महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है, आघाड़ी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई उसने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दिया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद जब मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हुए तो उनकी भाव भंगिमाएं बता रही थी कि इस लड़ाई की ये तो शुरुआत भर है। आठ घंटे की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर के बाहर नवाब मलिक नजर आए तो उनके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी और भाव भंगिमाएं एकदम नवाबी। नवाब मलिक ने मुट्ठी बांधी, हवा में हाथ ऐसे लहराया जैसे विजय नाद कर रहे हैं। यही विजयी मुस्कान नवाब मलिक तब तक बनाए रहे जब तक गाड़ी में नहीं बैठ गए। अब तक सबको मालूम चल गया था कि महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई मेडिकल जांच वाली प्रक्रिया, लिहाजा ईडी की टीम नवाब मलिक को लेकर बढ़ गई जेजे अस्पताल की ओर। इसी दौरान नवाब मलिक का मीडिया से सामना हुआ और तब नवाब मलिक ने क्या कहा, सुनिए। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। नवाब मलिक डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, लेकिन वो नंगा किससे करेंगे ये तो वही जाने। मगर इतना जरूर है कि नवाब मलिक अब आरोपी है। सूत्रों की माने तो ईडी की ओर से कहा गया है कि नवाब मलिक के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हैं। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसों के लेन देन की बात भी सामने आई है। रियल इस्टेट में नवाब मलिक का बेनामी संपत्ति के नाम पर निवेश है और पूछताछ में नवाब मलिक ने ईडी का सहयोग नहीं किया। नवाब मलिक के अरेस्ट से महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक तत्कालीन कैबिनेट मंत्री को ईडी ने अरेस्ट किया है और वो भी अंडरवर्ल्ड से लिंक होने की वजह से। ये बताया जा रहा है कि नवाब मलिक ने 1993 ब्लास्ट के आरोपी शाह अली खान और हसीना पारकर के बॉडीगार्ड सलीम पटेल से एक जमीन खरीदी। इस जमीन की कीमत करोड़ों में थी, पर इसे केवल 30 लाख रुपए में खरीदा गया। ईडी को यह शक है कि इसमें हवाला द्वारा पैसे दिए गए और इसी की पूछताछ के लिए ईडी के अफसर नवाब मलिक को उनके घर से ईडी के दफ्तर लाए। जब उन्होंने पूछताछ में सहकार्य नहीं किया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। इतना काफी था ईडी के लिए नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के लिए, लिहाजा कर लिया। उधर ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया, इधर महाराष्ट्र में हलचल मच गई। षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ये बीजेपी के प्रवक्ता और सब कर रहे थे, वो आज होते हुए पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का अपमान है। इधर ईडी के दफ्तर के बाहर भी एनसीपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल शुरू हो गया। नारों, तख्तियों और पोस्टरों के साथ एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में तो हलचल ही मची थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंच गए। इधर एनसीपी के ही नेता रोहित पवार ने कहा कि बीजेपी घबरा गई है कि उसका ड्रग्स कनेक्शन नवाब मलिक खोल रहे हैं, इसीलिए बगैर नोटिस दिए ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। बम्बई में जो अधिकारी है और भाजपा के जो पदाधिकारी है, उनका और ड्रग्स का जो लिंक है वो मलिक साहब ने ओपन किया था और केंद्र सरकार के विरुद्ध में उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस किए थे, विद डॉक्यूमेंट्स किए थे। तो अभी गुजरात में अगर आप देखें तो 6 महीने में 22,000 करोड़ का ड्रग्स वहाँ पे मिला है। तो ये जो लिंक महाराष्ट्र से चालू की गई, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी है, वो वहाँ तक न जाए, शायद उसके कारण भी ये हो सकता है। शिवसेना का मानना है कि जिस तरह से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा।
उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। एनसीपी का आरोप है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बाकी दलों को डराने के लिए नवाब मलिक को गिरफ्तार करवाई है, ताकि उत्तर प्रदेश में ये मैसेज दिया जा सके कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वो जेल जाएगा। अभी महाराष्ट्र में विदाउट नोटिस अगर किसी बड़े मंत्री को हम ताबे में ले सकते, ये संदेश अगर उत्तर प्रदेश में उनको देना है, तो शायद वो डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जो लास्ट राउंड बचे हैं इलेक्शन के उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक संदेश देने का वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम सबको लगता है। इसे संयोग ही कहिए कि वहाँ मुंबई में एनसीपी नेता जो कह रहे थे, वही गोंडा में अखिलेश यादव कह रहे थे, एकदम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। नवाब मलिक पर ईडी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में नवाब मलिक की गिरफ्तारी से सुलगी सियासत अभी धधकेगी। नवाब मलिक के दफ्तर से ट्वीट कर दिया गया है, मैं झुकेगा नहीं। मुंबई से साहिल जोशी, कमलेश सुतार और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। नवाब मलिक आज गिरफ्तार हुए, मगर उनके आरोप पिछले 4 साल में आंधी की तरह चले। सुशांत सिंह राजपूत का मामला रहा हो, बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन, नवाब मलिक ने खुलकर बीजेपी और केंद्र सरकार के विरुद्ध खड़े हुए, बहुत गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन इस बार नवाब मलिक पर आरोप लगे और बहुत संगीन आरोप लगे कि उन्हें गिरफ्तार तक होना पड़ा। जो बारूद महाराष्ट्र की सियासत में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद फटा है, इसकी चिंगारी पिछले 4 साल से सुलग रही थी। 2018 में ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ केस रजिस्टर किया था। दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। ईडी ने इस मामले में इकबाल कासकर और छोटा शकील के रिश्तेदारों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा हसीना पारकर के बेटे से भी सवाल जवाब किए गए हैं और कासकर तो पिछले हफ्ते गिरफ्तार होने के बाद ईडी की कस्टडी में है। दाऊद के भाई इकबाल कासकर से ईडी ने लंबी पूछताछ की। ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई संकेत दे रही है कि ईडी को इस एक्शन में नवाब मलिक तक तार मिले हैं। 2018 में इस मामले में ईडी ने पहली बार ECIR रजिस्टर किया था। नवंबर में नवाब मलिक पर विपक्ष नेता की तरफ से आरोप लगाए जाने के बाद ईडी ने इस मामले में 2 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन पहले इसी मामले में इकबाल कासकर, जो इस वक्त थाने पुलिस की कस्टडी में, थाने पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था उसके तहत थाने जेल में गिरफ्तार था, उसकी कस्टडी ली गई। 2 दिन पहले इस मामले में छोटा शकील के एक जो रिश्तेदार है उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद हसीना पारकर के बेटे से पूछताछ की गई और 2 दिन के बाद इसी मामले में, जिस मामले पर विपक्ष नेता ने आरोप लगाया था, उसी मामले में नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है। 9 नवंबर 2021 को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के रिश्ते का सनसनीखेज खुलासा किया था। फडणवीस के मुताबिक नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गैंग से जमीनें खरीदी। ये जमीन मुंबई के LBS रोड पर मौजूद करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में बेची। हालांकि नवाब मलिक ने इन आरोपों से साफ इनकार किया था। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी?
लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। इस कहानी में 2 बड़े किरदार हैं, सरदार शाह और मोहम्मद सलीम पटेल। दोनों 1993 बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जिन पर टाडा के तहत कार्रवाई हुई। सरदार पर यह आरोप था कि उसने टाइगर मेमन के कहने पर बीएमसी की इमारत और अन्य जगहों पर बम रखने के लिए रेकी की थी। इसके अलावा अल हुसैनी बिल्डिंग में, जहां टाइगर मेमन रहता था, वहां कार में भी विस्फोटक भरने का काम इसी सरदार शाह ने किया था। वहीं सलीम पटेल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी है। वो दाऊद की बहन हसीना पार्कर का बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी था। आरोपों के मुताबिक हसीना के नाम पर मुंबई में संपत्ति जमा होती थी और ये सब सलीम पटेल के नाम पर लिस्ट होती थी, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के नाम होती थी। बहरहाल नवाब मलिक पिछले काफी वक्त से केंद्र की एजेंसियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो या फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग्स केस, नवाब मलिक लगातार केंद्र की एजेंसियों की भूमिका को लेकर मैदान में थे। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ भी नवाब मलिक ने कई संगीन आरोप लगाए थे। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। बहरहाल जंग महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच ठन चुकी है, जहां एक बार फिर एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मुंबई से साहिल जोशी, कमलेश सुतार और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान के बाद आइए अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां आज चौथे चरण के लिए वोटिंग हुई। 9 जिलों में मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 57.45% तक वोटिंग हुई थी। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा वोटिंग लखीमपुर खीरी इलाके में हुई। ये वही लखीमपुर खीरी है जहां 62.45% मतदाताओं ने 5 बजे तक वोट डाले थे। वही पीलीभीत में 41.42% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। लेकिन लखनऊ और रायबरेली में भी देखिए लगभग 55 और रायबरेली में 58 से ज्यादा, उन्नाव में 54% से ज्यादा, सीतापुर में 58% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ। और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, जो अब उनके बेटे संभाल रहे हैं, उसका और बीजेपी का मुकाबला है। राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं और मायावती, आदित्य सिंह, ये वो हाई प्रोफाइल लोग हैं। हिमांशु त्रिवेदी, दिनेश शर्मा, सतीश चंद्र मिश्रा, प्रशांत कुमार, अवनीश मालिनी अवस्थी, नवनीत सहगल, ब्रजेश भड़क, कौशल किशोर मंत्री हैं, नितिन अग्रवाल, मोहसिन रजा मंत्री हैं। और ये वो तमाम जिले हैं जहां पर वोटिंग हुई है। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की 59 सीटों के लिए मतदान हो गया। आज का दौर अगर हम मिला लें तो उत्तर प्रदेश की 403 में से 231 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। सबसे दिलचस्प टक्कर लखनऊ की 9 सीटों पर है। आज सुबह से ही विभिन्न जाने माने चेहरे लखनऊ की अलग अलग बूथेस पर वोट डालने पहुंचे। यूपी की लड़ाई लखनऊ तक आ गई। चौथे दौर की 59 सीटों पर वोट पड़े तो उनमें 9 सीटों में लखनऊ भी शामिल हैं। इस बार ये तय होना है कि 2017 में
9 में से 8 सीटों की जीत को क्या बीजेपी बरकरार रख पाएगी? इस सवाल के बीच लखनऊ सेंट्रल के बूथों पर सबसे ज्यादा वीवीआईपी हस्तियों ने वोट डाले, राजनाथ सिंह से लेकर मायावती तक। तो यहाँ पे आप देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आ गई हैं और अपना वोट डालेंगी। इससे पहले वो मॉन्टेसरी स्कूल में वोट डालती थी, पर अब उनका वोट बदल के यहाँ चिल्ड्रन पैलेस में हो गया है और ये लखनऊ सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मायावती पूर्ण बहुमत का दावा भी कर रही हैं, जबकि सूबे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आर पार की लड़ाई मानी जा रही है। इस बीच अमित शाह ने एक बयान दिया, कहा बीएसपी को कम नहीं आंक सकते, उन्हें दलित वोट भी मिलेंगे और मुस्लिम वोट भी। सुनिए इस बयान पर मायावती ने क्या कहा और कैसे समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता, क्योंकि उनको मालूम है कि सत्ता शासन का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज। ये मालूम है यूपी की जनता को। इस बयान के संकेत समझने वाले समझ गए होंगे। अब लखनऊ की कुछ हॉट सीट का हाल देखिए। सरोजनी नगर सीट से 2 पढ़े लिखे उम्मीदवारों में टक्कर है। बीजेपी से पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश्वर सिंह तो समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व, जो लीडर्स इसको नेतृत्व कर रहे हैं उसके व्यक्तित्व से जनता बहुत प्रभावी है, बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अब ये तो जनता को तय करना है। हम लोग अपनी बात, अपनी नीतियां, अपने लोग लेकर के, अपनी जो हमारी पॉलिसीज है उसको लेकर के लोगों के बीच गए हैं और आज ये तो उत्तर प्रदेश को तय करना होगा कि पुलिस का अफसर चुनना है या एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर चुनना है। ये तो निर्णय जनता के हाथों में, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। प्रियंका गांधी से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाइपोलर चुनाव हो गया है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी। प्रियंका जी, कहा जा रहा है बाइपोलर है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, और आप इतने दिनों से लगी हुई हैं, पूरा मेहनत कर रही हैं। लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हो, उसके बाद भी 40% महिलाओं को भी आपने टिकट दिया, तो कहाँ अपने आप को पाती है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी उस पोजीशन पे है? कहाँ कमी रह गई? कहने वाले तो कहेंगे, मेरा काम है काम करना और मेहनत करना और अपनी पार्टी को खड़ा करना और जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के लिए लड़ना, उन समस्याओं को उठाना, जनता की आवाज को बुलंद करना, ये मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं नतीजे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो जनता के साथ हो रहा है गलत है। इतनी सारी परेशानियां हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले परेशान हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन से बहुत उनको परेशानियां हुई, किसान त्रस्त है, किसान के खेत खाई जा रहे हैं छुट्टे जानवर, खाद नहीं मिलता, उपज का दाम नहीं मिलता, तो इतनी सारी समस्याएं, बेरोजगारी हद से बढ़ गई है। और यहाँ की जो राजनीति चल रही है, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीएसपी की हो, सिर्फ जातिवाद और धर्म के आधार पर चल रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको हल करने की राजनीति नहीं हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी न किसी को खड़े होकर ये कहना पड़ेगा कि देखिए, जनता को कहना पड़ेगा कि आप जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, आपके साथ, आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन प्रियंका जी, जो मुद्दे आप कह रहे हैं वो जमीन पे दूसरी पार्टियां नहीं उठा रही हैं। बीजेपी कानून व्यवस्था का मुद्दा, अहमदाबाद ब्लास्ट का मुद्दा, साइकिल वाला मुद्दा उठा दिए, तो जो बेसिक मुद्दे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे और हर फेज में मुद्दे बदल रहे हैं। लेकिन आस्ते आस्ते हम उनको मजबूर कर रहे हैं इन मुद्दों को उठाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहली बार उनके संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की समस्या है। अब ये समस्या पिछले कम से कम 3 सालों से तो हम उठा रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठियां लिखी इसके बारे में, कोई जवाब नहीं आया। तो ये कहना कि मेरे संज्ञान में नहीं था, ये मुझे अजीब लगता है। आपके संज्ञान में तो तमाम दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो आज मजबूर हो रहे हैं क्योंकि चुनाव है, आप समझ गए कि समस्या है, तो आपको कहना, दूसरी पार्टियां उठा रही हैं, इसलिए आपको
इस चीज पे बात करनी पड़ी। आपने 40% महिलाओं को टिकट दिया, क्या आपको लगता है उसका फायदा होगा? महिलाएं आपकी तरफ जुड़ेंगी, लड़कियों लड़ सकती हूँ? और इसके अगर मैंने अपने फायदे के लिए दिया होता तो हाँ, मैं इस मानसिकता के अनुसार सोचती, लेकिन ये मेरी मानसिकता है ही नहीं। मैंने उनको टिकट इसलिए दिलवाए क्योंकि मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि 50% आबादी महिलाएं हैं, उनकी पूरी तरह से राजनीति में भागीदारी नहीं है। मात्र 14% विधानसभा में महिलाएं हैं, 14%, जबकि 50% महिलाएं, मतलब आधी आबादी महिलाएं हैं। तो क्यों ना महिलाओं को सशक्त करें। अब ज्वाइंटली राहुल जी और आप कैंपेन करेंगे, कहीं पे दिखाई देंगे? परसों दोनों साथ रहेंगे जी, परसों शायद यहीं जगदीशपुर से पहले शुरू करेंगे। मैं उनके साथ एक मीटिंग में होंगी, फिर वो जाएंगे 2 और जगह जाएंगे और मैं। 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। एक सवाल ये है कि अगर विपक्ष इकट्ठा होता इस चुनाव में, समाजवादी, बीएसपी, तो उसका कुछ फर्क पड़ता, या इसी ढंग से आपको लगता है कि बीजेपी को हरा पाने में फर्क तो पड़ता? कैसे? नहीं, अगर सब इकट्ठे लड़ते तो बहुत फर्क पड़ता, लेकिन किसी की मंशा नहीं थी। जो गठबंधन, आपको लगता है बीजेपी को हरा पाएगा यूपी के अंदर? वो तो देखिए, जनता बताएगी क्या होगा। मैं तो भविष्यवाणी करना नहीं चाहती इसके बारे में। और आप क्यों सोच रहे हैं कि सिर्फ एसपी? कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है, बसपा भी जीत सकती है। अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस समाजवादी गठबंधन सब मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए सरकार बना सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी कांग्रेस? अब आगे जो परिस्थितियां आएंगी देखेंगे।